हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मराठी सीरीज खोताची वाडी एक शापित वास्तु। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है 1856 से, जहाँ कोकण तट पर मराठों का राज था। मराठों के पास काफी दौलत और संपत्ति थी, मगर कुछ टाइम बाद जब मराठों का शासन ढीला पड़ने लगा तो समुद्र के जरिए अंग्रेज, मुगल सिपाही और समुद्री लुटेरों ने कई बार लूटने की कोशिश की। उन्होंने मराठों का सारा खजाना लूट लिया। इनमें से एक समुद्री लुटेरा था धर्मसेन, जिसने अपनी बहुत सारी दौलत इसी खजाने को लूटकर बनाई थी। धर्मसेन ने कोकण के एक गांव में एक वाड़ा बनवाया था, जिसे सभी खोताची वाड़ी इस नाम से जानते थे। इस वाड़े के तहखाने में धर्मसेन ने बहुत सारा लूटा हुआ खजाना छुपाया था। अब धर्मसेन की मौत हो गई, मगर वो कैसे हो गई ये किसी को भी नहीं पता था, और उसके बाद से ये वाड़ा शापित हो गया। इस वाड़े में जो कोई रहने आता उसका अंत बहुत ज्यादा बुरा होता। कुछ लोगों का कहना था कि इस वाड़े की वास्तु ही ठीक नहीं है, जिसके बाद अंग्रेजों ने उस वाड़े पर कब्जा किया और उस वाड़े का थोड़ा सा रिनोवेशन भी किया, जिसके बाद उसे किसी और को बेच दिया। लेकिन उसके बाद भी उस वाड़े के तहखाने से किसी की सिसकियां सुनाई देती, और इसी वजह से गांव वाले उस वाड़े को शापित समझते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उस वाड़ा में भूत है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो चोर उस वाड़ा में आते हैं ताकि वहां पर वो चोरी कर सके। बट उनमें से एक चोर अचानक से गायब हो जाता है, जैसे कोई शक्ति उसे एक दरवाजे के अंदर खींचती है, जबकि वो दरवाजा बंद था। जिसके बाद उसके सामने एक डरावना साया आता है, जो कि उसे बुरी तरह से मार देता है। तो वही दूसरा चोर जब उस पहले चोर की आवाज सुनता है तो वो तुरंत वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाड़े के बाहर जो पेड़ था वहां पर उस पहले चोर की लाश लटकी हुई थी। अब वहां पर पुलिस वाले भी आते हैं, और लाश को देखकर उन्हें ऐसे ही लग रहा था कि किसी खूंखार जानवर ने उसके ऊपर अटैक किया है। साथ ही उसका चेहरा भी खराब हो गया था, जिसकी वजह से पुलिस पता नहीं लगा पा रही थी कि आखिर वो शख्स कौन था। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्पेक्टर दामोदर को भेजा जाता है, जो कि कोकण आता है, और उसे पता लगाना था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। एक्चुअली दामोदर को भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और उसे पूरा यकीन था कि कोई इंसान ही है जो कि गांव वालों के डर का फायदा उठाकर इस तरह से लोगों को मार रहा है। और इसी वजह से वो वाड़ी की तरफ निकलता है। बट जब वो वहां पर जा रहा था तो उसे रास्ते में अजीब से एहसास होते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है। बट दामोदर इस सब को इग्नोर करते हुए वाड़े पर आता है और सब कुछ देखने लगता है। जिसके बाद वो केयरटेकर से मिलता है, जिसका नाम था साहू जी। अब साहू जी दामोदर को बताता है कि एक्चुअली ये वाड़ा दादाजी नाम के आदमी का था, लेकिन कुछ टाइम पहले दादा की डेथ हो गई, और उसके बाद उनकी वाइफ द्रौपदी इस वाड़े की देखभाल करने लगी। उन्होंने इस साहू जी को रखा था ताकि वो वाड़े की निगरानी कर सके। अब ये सुनने के बाद दामोदर द्रौपदी से मिलने चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात द्रौपदी की मेड जानकी से होती है, और जानकी दामोदर को द्रौपदी के पास लेकर जाती है। अब वहाँ पर दामोदर द्रौपदी से उस वाड़े के बारे में पूछने की कोशिश करता है, बट द्रौपदी उसके सारे सवालों को टाल रही थी। ये देखकर दामोदर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला था। जिसके बाद हम उसी चोर को देखते हैं जो अपने साथी के साथ उस वाड़ी में गया था। एक्चुअली उन दो चोरों को वहाँ पर शशांक नाम के बंदे ने भेजा था। अब यहाँ पर शशांक की बात करें तो वो द्रौपदी के देवर का बेटा है। द्रौपदी के देवर का नाम श्याम है, और शशांक श्याम का ही बेटा था। एक्चुअली शशांक चाहता था कि उसे उस वाड़ी में आधा हिस्सा मिले, बट द्रौपदी ने उस वाड़ी को अपने बेटे किशोर के नाम कर दिया था, और इसी वजह से शशांक द्रौपदी से नफरत करता था। तो वही शशांक के पापा ने शशांक को बताया था कि उस वाड़ी में बहुत बड़ा खजाना है, और इसी वजह से शशांक को वो खजाना चाहिए था, और इसीलिए उसने उन दो चोरों को वहां पर भेज दिया था। तो वही शशांक की माँ की बात करे तो वो द्रौपदी के साथ काफी फ्रेंडली थी, बट शशांक द्रौपदी से नफरत करता था। इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ द्रौपदी से मिले। साथ ही श्याम की दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं थी, और इसी वजह से शशांक ने उन्हें एक रूम में रखा था। अब वो चोर शशांक को बताता है कि किस तरह भूत ने उसके दोस्त को मार दिया। दरवाजा बंद होने के बाद भी उसे अंदर खींच लिया और बहुत ही बुरी तरह से मार दिया। अब ये सुनने के बाद शशांक उस चोर को कुछ पैसे देता है, और उसे कहता है कि वो तुरंत इस गांव को छोड़कर चला जाए, नहीं तो पुलिस को लगेगा कि ये मर्डर उस दूसरे चोर ने और शशांक ने मिलकर किया है। जिसके बाद हमें द्रौपदी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पोती के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक्चुअली द्रौपदी की पोती का नाम सानिका है, और सानिका अपनी छुट्टियों में यहाँ पर 1 महीने के लिए आने वाली थी। एक्चुअली सानिका अपने पिता किशोर के साथ मुंबई में रहती है। वो बहुत ज्यादा खुशदिल लड़की है, साथ ही उसको पैरासाइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। अक्सर सानिका को उस वाड़ी के अजीब अजीब विजन्स दिखाई देते। आज रात भी जब वो सो रही थी तो उसे अचानक से एक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और बहुत जोर से चीखती है। अब सानिका की चीख सुनकर उसके मॉम डैड उसके पास आते हैं
और सानिका उन्हें सब कुछ बताती है। एक्चुअली ये सब कुछ सानिका के साथ काफ़ी टाइम से हो रहा था और इसी वजह से वो सानिका को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर साइकेट्रिस्ट सानिका को हिप्नोटाइज करके सब कुछ जानने की कोशिश करता है। तब सानिका एक दूसरी दुनिया में चली जाती है और वो खुद का नाम हेमावती बताती है। अब ये सुनकर डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सानिका क्या कहना चाहती है, इसलिए वो किशोर से कहता है कि वो सानिका को कुछ दिनों के लिए बाहर लेकर जाए। अगर माहौल बदलेगा तो सानिका बेटर फील करेगी और इसी वजह से किशोर डिसाइड करता है कि वो सानिका को अपनी माँ द्रौपदी के पास लेकर आएगा। तो वही हम गांव में देखते हैं, जहाँ पर पुलिस अभी भी परेशान थी कि आखिर उस चोर को किसने मारा होगा। तो वही हम शशांक को देखते हैं, जो डिसाइड करता है कि वो द्रौपदी के खिलाफ कोर्ट में केस करेगा ताकि उसे वाड़ी में आधा हिस्सा मिले। जिसके बाद हम साहू जी को देखते हैं, जो अपनी बेटी के साथ द्रौपदी से मिलने आता है और उन्हें अपनी बेटी के शादी का कार्ड देता है और कहता है कि वो शादी में जरूर आए। जो सुनने के बाद द्रौपदी साहू जी को कुछ पैसे देती है, जिसके बाद वो साहू जी से कहती है कि तुम्हें अपने दादा का वादा याद है ना। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस राज के बारे में कभी भी किसी को भी ना बताए, और साहू जी भी कहता है कि वो इसके बारे में कभी भी किसी को नहीं बताएगा। अब साहू जी वहां से चला जाता है, जिसके बाद जानकी द्रौपदी से पूछती है कि आखिर वो किस सीक्रेट की बात कर रही थी। जिस पर द्रौपदी उसे कहती है कि अगर वो कुलदेवी की कसम खाएगी कि वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगी तो ही द्रौपदी उसे बता देगी। अब ये सुनते ही जानकी तुरंत कुलदेवी की कसम खाती है, जिसके बाद द्रौपदी उसे सब कुछ बताने लगती है। अब द्रौपदी बताती है कि काफी सालों पहले से शशांक के पापा को यही लगता था कि उस वाड़ी में बहुत सारा खजाना है और इसी वजह से उस खजाने को पाने के लिए उन्होंने तांत्रिक की हेल्प ली। उस तांत्रिक ने उन्हें बताया कि अगर वहाँ की शक्तियों को खुश किया गया तो उन्हें खजाना मिल जाएगा, बट उसके लिए एक बच्ची की बलि देनी होगी। अब ये सुनते ही शशांक के पापा ने एक्चुअली साहू जी की बेटी को किडनैप किया ताकि वो उसकी बलि दे सके। बट जब इसके बारे में दादा को पता चला तो उन्होंने तुरंत वहां पर आकर उस तांत्रिक की पूजा रोकी और उसे कहा कि वो यहाँ से निकल जाए, जिसकी वजह से तांत्रिक काफी गुस्सा हो गया और उसने कहा कि उसने उस शैतान को जगाया है और जब तक वो बलि नहीं लेगा वो यहाँ से नहीं जाएगा। जिसके बाद दादा ने उसे वहां से निकाल दिया और साहू जी से कहा कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए, क्योंकि अगर ये सारी बातें बाहर पता चली तो उनके खानदान की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। और इसी वजह से ये लोग साहू जी को आज तक बहुत सारे पैसे दिया करते थे ताकि साहू जी इसके बारे में किसी को भी ना बताए। साथ ही इन लोगों ने साहू जी की बेटी की पढ़ाई का और उसकी शादी की जिम्मेदारी भी उठा ली थी। जिसके बाद हम शशांक के पापा को देखते हैं, जो उस वाड़ी में चले जाते हैं और वहाँ पर वाड़ी में जो आत्मा थी वो उन्हें भी बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। अब अगले दिन जैसे ही शशांक को अपने पापा की मौत का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। तो वही द्रौपदी भी इसके बारे में किशोर को बताती है और कहती है कि वो जल्दी से गाँव आ जाए। जिसके बाद हम राजन नाम के एक लालची बिजनेसमैन को देखते हैं, जिसे जैसे ही शाम की मौत का पता चलता है वो डिसाइड करता है कि वो शशांक से दोस्ती करेगा और उस वाड़ी में जो भी खजाना है उसे ले लेगा। एक्चुअली राजन का बेटा आकाश शशांक का काफी अच्छा दोस्त है, इसलिए राजन आकाश को अपनी सारी प्लानिंग बताता है। जिस पर आकाश कहता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही शशांक के पापा की डेथ हुई है, जिसके बाद से शशांक काफी बदल गया है। मतलब वो काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। साथ ही वो कहता है कि अगर उस वाड़ी में कोई खजाना होगा भी तो उस पर गवर्नमेंट का हक होगा, और अगर उन्होंने गवर्नमेंट को इसके बारे में नहीं बताया तो ये एक क्राइम है। बट ये सब सुनने के बाद भी राजन उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसे हर हाल में वो खजाना चाहिए था। तो वही हम सानिका को देखते हैं, जो अपने पापा के साथ गांव आने वाली थी। बट सानिका की माँ को काफी टेंशन हो रही थी कि कहीं सानिका को वहाँ कोई खतरा ना हो, क्योंकि उन्हें भूत प्रेत पर बहुत ज्यादा विश्वास था। बट सानिका उन्हें कहती है कि वो चिंता ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो अपने पापा के साथ गाँव आने लगती है। अब रास्ते में सानिका अपने पापा से उस वाड़ी के बारे में पूछने लगती है, तो उसके पापा बताते हैं कि उन्हें बस इतना ही पता है कि वो वाड़ी 18वीं सेंचुरी में बनी थी, जिसके बाद कई बार उसका रिनोवेशन हुआ है। बाकी वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब जैसे ये लोग गांव के पास आते हैं, इनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। ना ही इनके मोबाइल में नेटवर्क था जिससे वो किसी को कॉल करके बुला सके, जिसकी वजह से ये दोनों काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो गाड़ी को वहीं पर रखकर जा नहीं सकते थे। वो बहुत ज्यादा अनसेफ था। इसी बीच हम आकाश को देखते हैं, जो वहीं से गुजर रहा था, और जैसे ही वो इन्हें देखता है वो उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। अब यहाँ आकाश किशोर को बताता है कि वो राजन का बेटा है। एक्चुअली किशोर और राजन दोनों दोस्त थे। अब ये सुनने के बाद किशोर भी उसकी मदद ले लेता है। जिसके बाद आकाश और वो मिलकर कार को रिपेयर करने लगते हैं कि तभी हम सानिका को देखते हैं, जो फोटोज क्लिक करते हुए आगे जाने लगती है। और इस तरह से वो पहाड़ी के पास आती है, जिसे वहां पर काफी सारी आत्मा दिखाई देती है, और ये देखकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। कि तभी किशोर और आकाश देखते हैं कि वहां पर सानिका नहीं थी, इसलिए वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं और आकाश को वो वाड़ी के पास मिल जाती है। जिसके बाद वो उसे कार के पास लेकर आता है, बट सानिका को कुछ भी याद नहीं था।
जो सुनकर किशोर और आकाश काफी हैरान थे। वो भी उसे कुछ भी नहीं बताते। जिसके बाद सानिका अपने घर आती है, जहाँ पर द्रौपदी सानिका को देखकर काफी खुश थी, क्योंकि बहुत सालों बाद सानिका वापस गाँव आई थी। अब यहाँ पर द्रौपदी सानिका को उसके रूम में भेजती है और जानकी से कहती है कि वो हमेशा सानिका पर नजर रखे, वो चाहे जहाँ भी जाए, बस ये ध्यान रखे कि सानिका कभी भी वाड़ी के पास ना जाए। अब रात में द्रौपदी एक अजीब सा सपना देखती है, जिसमें वो सानिका को एक काफी अजीब रूप में देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि सानिका का वाडी के साथ जरूर कुछ था, जिसके बारे में द्रौपदी को पता था। अब अगले दिन द्रौपदी, किशोर और सानिका शाम के श्राद्ध पर जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात राजन से होती है। तो वही शशांक इनके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहा था। ये देखकर राजन शशांक को समझाता है और सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। जिसके बाद हम शशांक को देखते हैं, जिसे पता था कि उसके पापा की बस यही ख्वाहिश थी कि उन्हें वो वाड़ी का खजाना मिल जाए। इसलिए शशांक फैसला करता है कि वो हर हाल में वाड़ी के खजाने को ढूंढेगा, और जब तक वो ऐसा नहीं करता वो अपने बाल नहीं मुंडवाएगा। जिसके बाद हम सानिका को देखते हैं, जो जानकी के साथ मंदिर जाती है। वहां पर उनकी फिर से मुलाकात आकाश से होती है। एक्चुअली सानिका को कोकण घूमना था और वहां की हर जगह के बारे में सब कुछ जानना था। अब आकाश सानिका से कहता है कि वो उसे कोकण घुमाएगा। जो सुनकर सानिका तो काफी खुश थी, बट जानकी उसे जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि द्रौपदी ने उसे वार्न किया था कि वो सानिका को कहीं भी ना भेजे। बट सानिका जानकी से काफी रिक्वेस्ट करती है, तो जानकी मान जाती है, मगर वो उससे कहती है कि वो इसके बारे में अपनी दादी को कुछ भी ना बताए। अब सानिका भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद जानकी आकाश को बताती है कि वो सानिका को बिल्कुल भी वाड़ी के पास ना ले जाए, और आकाश भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो सानिका के साथ पूरा कोकण घूमने लगता है। कि तभी हम दामोदर को देखते हैं, जो पुलिस फोर्स के साथ इस वाड़ी में आता है और ताला तोड़कर वहां पर तलाशी लेने लगता है। कि तभी वहां पर द्रौपदी और किशोर भी आ जाते हैं, और किशोर एक लॉयर था, इसलिए वो दामोदर से कहता है कि क्या उसके पास सर्च वारंट है। अब दामोदर के पास सर्च वारंट नहीं था, जिसकी वजह से उसे वहां से निकलना पड़ता है। और उसके जाने के बाद किशोर अपनी माँ से पूछता है कि अब वो इस वाड़े में क्यों नहीं रहते। अब यहाँ पर हमें वाड़े की असली कहानी पता चलती है। द्रौपदी बताती है कि बहुत सालों पहले उसके ससुर जी यानी कि किशोर के दादाजी एक्चुअली लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करते थे। एक दिन उनके पास एक व्यापारी आया और उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने इस वाड़े को गिरवी रखकर काफी सारे पैसे ले लिए। बट वो उन पैसों को चुका नहीं पाया और उसे बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, इसलिए उसने इसी वाड़े में खुद को खत्म किया। अब डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये वाड़ा किशोर के दादाजी को मिल गया। जिसके बाद वो लोग इस वाड़े में रहने आए, लेकिन यहाँ पर रहने आते ही उन्हें लकवा मार गया, जिसकी वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाते थे और न ही चल पाते थे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली द्रौपदी के जो ससुर थे उनके दो बेटे थे, एक का नाम था दादा और दूसरे का नाम था काशीनाथ। अब काशीनाथ को एक तांत्रिक से पता चला कि इस वाड़े में बहुत सारा खजाना है और वो उस खजाने को पाना चाहता था। इसी वजह से वो उस तांत्रिक को खुश करने के लिए उसे नॉनवेज देता रहा, साथ ही बहुत सारे पैसे भी देता रहा। एक्चुअली काशीनाथ की एक वाइफ थी जिसका नाम था सुलोचना, और उनका बेटा था श्याम। बट काशीनाथ का बहुत सारा ध्यान बस खजाने के ऊपर ही था। वो अपने साथ श्याम को भी उस तांत्रिक के पास लेकर जाता, ताकि वो पूजा वगैरह करके उस खजाने को पा सके। और एक दिन उसने साहू जी की बेटी को किडनैप किया, ताकि उसकी बलि देकर उसे खजाना मिल जाए। बट तभी वहां पर दादा आया और उसने काशीनाथ को ऐसा करने से रोका। अब उस तांत्रिक की पूजा अधूरी हो गई थी, जिसकी वजह से तांत्रिक काफी गुस्सा हो गया और उसने कहा कि वो आत्मा जाग चुकी है और जब तक वो बलि नहीं लेती वो नहीं रुकेगी। जिसके बाद सबके सामने से अचानक काशीनाथ गायब हो जाता है और बाद में वो दिखता है तो उसका सर धड़ से अलग हो गया था। ये सब देखकर सब लोग काफी हैरान थे, और उसके बाद दादा ने साहू जी को काफी सारे पैसे दिए ताकि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए। बट उसके कुछ टाइम बाद जब शाम घर में बैठा था तो उसके गले में खराश थी, इसलिए सुलोचना अपने बेटे के लिए काढ़ा बनाती है और उसे देने आती है। बट हम देख पाते हैं कि शाम को शायद किसी ने पजेस कर लिया था और वो अपनी माँ का गला दबाने लगता है, और अगले दिन सुलोचना की लाश कुएं में मिल जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी डर गए थे। जिसके बाद शाम भी अपने पापा काशीनाथ की तरह उस खजाने को लेकर ऑब्सेस्ड हो गया था। वो भी हर हाल में उस खजाने को पाना चाहता था। अब कुछ टाइम बाद एक बाबा इस वाड़ी में आए। जैसे वो वाड़ी में आए उन्हें फील हुआ कि शायद यहाँ पर किसी की आत्मा है, यानी कि बुरा साया है। इसलिए उन्होंने दादा और द्रौपदी से कहा कि वो तुरंत यहाँ से निकल जाए। एक्चुअली ये लोग जब से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे उसके बाद से द्रौपदी के ससुर को लकवा मार गया था, साथ ही उसके सास की मौत हो गई थी, और इसी तरह से सुलोचना और काशीनाथ की भी मौत हो गई थी। और इस वजह से इन्हें भी उनकी बात पर यकीन हो जाता है, इसलिए वो लोग इस वाड़ी को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जिसके बाद उन्होंने शाम की भी शादी उषा के साथ करवा दी। बट शाम भी अपने पापा की तरह ही इस खजाने को लेकर पागल था
और अब उसकी भी मौत हो चुकी है। जिसके बाद हम शशांक को देखते हैं, जिसे भी अपने पापा और दादाजी की तरह उस खजाने को पाना था। तो वही हम किशोर को देखते हैं, जो द्रौपदी से पूछता है कि आखिर उन्होंने अब तक उसे ये सारी बातें क्यों नहीं बताई थी। तो द्रौपदी कहती है कि किशोर अपनी मुंबई में पढ़ाई कर रहा था और वो नहीं चाहती थी कि इन सारी चीजों का असर उसकी पढ़ाई पर हो, इसलिए उन्होंने इसके बारे में किशोर को ज्यादा कुछ नहीं बताया था। साथ ही द्रौपदी किशोर से कहती है कि वो इसके बारे में सानिका को कुछ भी ना बताए और उसे इस वाड़ी से दूर रखे, क्योंकि ये वाड़ी सच में शापित है। तभी हम सानिका को देखते हैं, जो वाड़ी तक पहुंच गई थी और उसके वहां पर आते ही सब कुछ काफी ज्यादा अजीब होने लगा था। मतलब जैसे झूले का हिलना और दरवाजे का अपने आप बंद होना। ये सब देखकर द्रौपदी काफी डर जाती है कि तभी सानिका वहां पर बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो फिर से उसे कुछ भी याद नहीं था। अब यहाँ पर द्रौपदी सानिका के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में अचानक से सानिका की आंखें लाल हो जाती है, जो देखकर द्रौपदी काफी डर गई थी। तो वही सानिका भी इस बात को नोटिस करती है और वो द्रौपदी से पूछती है कि आखिर वो उससे डर क्यों गई, बट द्रौपदी उसे कुछ भी नहीं बताती। बट यहाँ पर सानिका को डाउट हो गया था कि जहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है जिससे सब लोग उसे छुपा रहे हैं, इसलिए वो इसके बारे में आकाश को बताती है। तो आकाश कहता है कि वाड़ी शापित है, वाड़ी में कोई भूत है और इसी वजह से सब लोग चाहते हैं कि सानिका वाड़ी से दूर रहे। बट सानिका को जानना था कि आखिर उस वाड़ी की क्या कहानी है, इसलिए वो आकाश के साथ लाइब्रेरी में जाती है ताकि वो वाड़ी की पूरी कहानी पता कर सके। तो वही हम सानिका की माँ को देखते हैं, जिसे सानिका की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी और इसी वजह से वो गाँव आती है ताकि वो सानिका को वापस ले जा सके। बट यहाँ पर द्रौपदी उन्हें रोकती है और कहती है कि वो ऐसे ही सानिका को वापस नहीं ले जा सकती, क्योंकि सानिका को यहाँ पर बहुत जरूरी काम पूरा करना होगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। अब यहाँ पर द्रौपदी बताती है कि जब वो लोग गुरुजी के कहने पर इस वाड़ी को छोड़ रहे थे, तो जाने से पहले गुरुजी ने उस आत्मा को बुलाया था ताकि वो पता कर सके कि आखिर वो आत्मा क्या चाहती है। द्रौपदी बताती है कि वो आत्मा एक शैतानी आत्मा है। वो शैतान बताता है कि उसका नाम धर्मसेन है और वो इस वाड़ी के तहखाने में कैद है। इसी वजह से यहाँ पर जो भी रहने आता वो उसे अपना शिकार बनाता। यहाँ पर धर्मसेन कहता है कि उसे एक शरीर की जरूरत है। जिस दिन उसे वो शरीर मिल गया वो यहाँ से आजाद हो जाएगा और सबसे पहले हेमवती को ढूंढेगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पर कैद हो गया था। अब ये हेमवती कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद हम सानिका और आकाश को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरी में थे, और उन्हें जैसे ही धर्मसेन के बारे में पता चलता है, यहाँ पर सानिका के हाव भाव बदलने लगते हैं और वो कहती है कि उसी ने धर्मसेन को तहखाने में कैद किया था। सानिका बताती है कि पिछले जन्म में उसका नाम हेमावती था। वो जब अपने घर में अकेली डांस प्रैक्टिस कर रही थी तो वहां पर धर्मसेन आ गया। एक्चुअली धर्मसेन ने अंग्रेजों का सोना चुराया था और इसी वजह से वो यहाँ पर छुपने के लिए आया था। बट जैसे ही वो हेमवती को देखता है वो उसके ऊपर फिदा हो जाता है, क्योंकि हेमवती बहुत ज्यादा सुंदर थी। अब यहाँ पर धर्मसेन उसे झूठ बोलता है कि वो अंग्रेजों का सोना चुराता है और उन्हें गरीबों में बांट देता है, इसलिए वो हेमवती से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छुपा दे। जिसके बाद हेमवती उसे छुपा देती है और ब्रिटिश सोल्जर्स को झूठ बोलती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं छुपा। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो वही धर्मसेन भी उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है, पर उसके मन में बस हेमवती ही थी। उसे कुछ भी करके हेमवती को पाना था, इसलिए वो हेमवती को किडनैप कर लेता है। बट यहाँ पर हेमावती एक्चुअली सन्यासी टाइप थी, मतलब वो हमेशा बस प्रभु की भक्ति किया करती थी, यानी कि वो धर्मसेन तो क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर वो उसे काफी समझाती है, पर धर्मसेन उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद हेमवती खुद को बचाने के लिए और खुद की इज्जत की रक्षा करने के लिए खुद को खत्म करती है, लेकिन मरने से पहले वो धर्मसेन को एक श्राप देती है कि धर्मसेन को कई सालों तक पिशाच की योनि में तड़पते रहना होगा। जिसके बाद वो खुद को खत्म करती है और ये सब देखकर धर्मसेन भी खुद को इस वाड़ी में कैद कर लेता है। जिसके कुछ टाइम बाद उसकी भी मौत हो जाती है और श्राप के मुताबिक उसे पिशाच की योनि मिली और उसके बाद वो वाड़ी के तहखाने में कैद हो गया। अब ये सारी बातें सानिका के मुंह से सुनकर आकाश में काफी शौक हो गया था। तो वही हम राजन और शशांक को देखते हैं, जिन्होंने एक प्लान बनाया था। एक्चुअली राजन एक तांत्रिक के पास से एक नींबू लेकर आया था, जिसे वो वाड़ी में रखने वाला था, ताकि वाड़ी में जो शैतान है उसकी शक्तियाँ कम हो जाए और इसी का फायदा उठाकर ये लोग वाड़ी के अंदर घुसकर वो सारा खजाना ले सके। बट इनके ऊपर पुलिस की नजर थी। तो वही आकाश लाइब्रेरी में जो कुछ भी हुआ था वो आकर द्रौपदी, किशोर और सानिका की माँ को बताता है, जो सुनकर द्रौपदी कहती है कि जब गुरुजी ने उस शैतान को बुलाया था तब वो उस शैतान को खत्म नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने उसे तहखाने में कैद करके रखा था। और साथ ही
गुरुजी ने द्रौपदी और उनके हस्बैंड को बताया था कि बहुत सालों बाद इन्हीं के घर में हेमवती नाम की स्त्री का फिर से दोबारा जन्म होगा और वही उस शैतान को मुक्ति दिला पाएगी। वो बताते हैं कि पूर्णिमा की रात मतलब महाकुंभ के दिन जो पूर्णिमा की रात होगी उसी वक्त उस शैतान का वध किया जा सकता है या फिर उसे मुक्ति दिलाई जा सकती है। अब ये सारी बातें सानिका सुन लेती है और वो समझ जाती है कि वो हेमवती का पुनर्जन्म है और उसे ही पूर्णिमा की रात जाकर उस शैतान का सामना करना होगा और उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अब अगली रात ही पूर्णिमा की रात थी। दूसरी तरफ हम राजन और शशांक को देखते हैं जो वाड़े में आते हैं, जहाँ अंदर आते ही राजन को भ्रम होने लगता है। उसे वो सारी आत्माएं दिखाई देने लगती है जिनकी अब तक उस वाड़ी में मौत हुई थी और उन सभी के हाथों में सोना था, जो राजन से कह रही थी कि वो जल्दी से तहखाने का दरवाजा खोले और सारे सोने को हासिल करे। अब राजन इसी तरह से उस तहखाने के दरवाजे को ओपन करने लगता है। हालांकि शशांक उसे रोकता है बट राजन उसकी बात नहीं सुनता और लालच में आकर तहखाने के दरवाजे को ओपन करता है, जिसके बाद वो तहखाने में गिर जाता है जहाँ पर धर्मसेन की आत्मा उसे बुरी तरह से मार देती है। साथ ही अब धर्मसेन की आत्मा को वो शरीर मिल गया था जो उसे चाहिए था, तो वह ये सब देखकर शशांक तुरंत वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद धर्मसेन की आत्मा राजन के शरीर में घुस जाती है और वो अब हेमवती से बदला लेने के लिए और उसे हासिल करने के लिए तैयार थी। तो वही आकाश अपने पापा का अंतिम संस्कार करता है। उसे पता था कि उसके पापा की मौत लालच की वजह से ही हुई है। जिसके बाद हम शशांक को देखते हैं जो उस वाड़े में जो कुछ भी हुआ था उसे ही सोच रहा था कि तभी वहां पर द्रौपदी आती है जिसने उस हवेली का आधा हिस्सा शशांक के नाम कर दिया था। ये देखकर शशांक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो द्रौपदी से माफी मांगता है। जिसके बाद वो द्रौपदी से कहता है कि वो सानिका का साथ देगा ताकि सानिका उस बुरी शक्ति को खत्म कर सके। जिसके बाद हम सानिका को देखते हैं जो वाड़ी में जाने के लिए तैयार थी। तब द्रौपदी उसे एक रुद्राक्ष की माला देती है जो कि द्रौपदी को गुरुजी ने दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि एक दिन जरूर आएगा जब हेमवती वापस आएगी और उसे उस शैतान का सामना करना होगा। और इसी वजह से द्रौपदी उस माला को सानिका को दे देती है और उसे कहती है कि उसे वाड़े के बीचों बीच श्रीयंत्र का निर्माण करना होगा, बट उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके बारे में धर्मसेन को कुछ भी पता ना चले। जिसके बाद जैसे ही आसमान में चांद पूरा हो जाएगा और चांद की रोशनी रुद्राक्ष को छुएगी तो उसकी शक्तियां जागृत हो जाएगी और उसके बाद खुद ही शैतान खत्म हो जाएगा। तो वही दामोदर को भी एहसास हो गया था कि सच में वो वाड़ा शापित है, क्योंकि उसने राजन की मौत को देख लिया था। जिसके बाद वो भी पुलिस फोर्स के साथ वाड़ी के बाहर खड़ा हो जाता है ताकि सानिका की मदद कर सके। जिसके बाद हम सानिका को देखते हैं जो वाड़ी के अंदर जाती है और यहाँ पर वो धर्मसेन को आवाज देती है और कहती है कि उसने एक सन्यासी से प्यार करके गलती की थी। वो कहती है कि हेमवती किसी से भी शादी नहीं कर सकती थी और इसी वजह से हेमवती ने धर्मसेन को बचाने के लिए उसे ये श्राप दिया था ताकि धर्मसेन को पाप ना लगे। अगर धर्मसेन उसके साथ कुछ भी करता तो उसे बहुत बड़ा पाप लग जाता। वो बताती है कि एक्चुअली हेमवती भी धर्मसेन को पसंद करने लगी थी। अब ये सुनने के बाद धर्मसेन की आत्मा खुश हो जाती है और सानिका की तरफ घुंघरू फेंकती है। जिसके बाद सानिका घुंघरू पहनकर वहां पर डांस करने लगती है, क्योंकि धर्मसेन हेमवती का डांस देखकर ही उसके ऊपर फिदा हो गया था। अब सानिका डांस करते हुए धर्मसेन को भटकाती है और उसे श्रीयंत्र के बीचों बीच लेकर आती है। तभी आसमान में चांद उगता है और जैसे ही चांद की रोशनी रुद्राक्ष पर गिरती है रुद्राक्ष की शक्तियां एक्टिवेट हो जाती है और इस तरह से धर्मसेन भस्म हो जाता है। हालांकि उसे एहसास हो गया था कि उसके साथ फिर से धोखा हुआ है, बट इसके लिए अब काफी देर हो चुकी थी। धर्मसेन भस्म हो जाता है जो देखकर सानिका और बाकी सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब सानिका ने इस वाड़े को श्राप मुक्त कर दिया था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अमेरिका जाएगी और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी। जिसके बाद वो वापस आकर इसी वाड़े में रहेगी, इसलिए वो सबको बाय बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि धर्मसेन की आत्मा अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। वो अभी भी वहां पर मौजूद थी और सानिका से बदला लेने के लिए तैयार थी और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। जब इसका पार्ट 2 आएगा तब देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।